हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए आज जो है इंडियन जीएस और सीजीजीएस की इस पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, हम जो है 2024 से लेके 2026 तक वर्तमान समय तक जितने भी परीक्षा हुए हैं, जो नए पैटर्न में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उसका पीवाईक्यू एनालिसिस जो है कर रहे हैं। साथ ही उसका डिटेल जो है अध्ययन हम कर रहे हैं। कहाँ से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर हमारा चैनल आपको पहली बार दिखा, वीडियो पहली बार दिखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल पे जाकर विज़िट करके बहुत सारे वीडियो डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप मंडी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैं ऑलरेडी डाला हुआ, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? देखो, संविधान संशोधन से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो याद रखिएगा संविधान संशोधन आपको एटलीस्ट कम से कम जो मेन संशोधन हुए हैं उसको पढ़ना है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है? उसके बाद जो है मतदान करने की जो उम्र का जो संशोधन हुआ था, ठीक है? आपका एजुकेशन वाला हो गया। तो ऐसा कुछ-कुछ जो है, जैसे जीएसटी संशोधन हो गया 101, है ना? जीएसटी जब लाया गया तब, ठीक है? और जो एंग्लो इंडियन को ख़त्म किया गया। तो ये सब चीज़ जो संशोधन है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एटलीस्ट कम से कम आप जो है जितना भी संशोधन हुए हैं, एक रीडिंग ज़रूर मार लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। आप अमीन पटवारी की बात कर लीजिए, चाहे उसके और भी एग्ज़ाम हुए उसमें, सब में आपको संशोधन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? वो 4 ऑप्शनल वाला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छे से आप उसको बना सकते हो। तो संशोधन पढ़ना ही पढ़ना है संविधान में आपको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, आपको राज्यपाल पढ़ना है, ठीक है? यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है, एक हाई कोर्ट से क्वेश्चन बनता है, मतलब उच्चतम न्यायालय से बनता है, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहता है, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ टॉपिक है, जिसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, चाहे आप बाकी इस सब्जेक्ट में पहुँचे हो, नहीं पहुँचे हो, लेकिन इस टॉपिक को कम से कम आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? ये जो है यहाँ से आप अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है? और पढ़ना है। तो भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा जो है प्रदान किया गया? तो आप जानते हैं 86वां संविधान संशोधन 86 जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ठीक है? भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वें है ना 86वें 86 संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका जो संशोधन है किस वर्ष किया गया? 2002 में किया गया, ध्यान रखिएगा। नया अनुच्छेद, इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए, आर्टिकल 21 ए को जोड़ा गया। प्रावधान इसके तहत जो है 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है? और कुछ परिवर्तन किया गया, ठीक है? इस समय इस संविधान संशोधन के माध्यम से इसी संशोधन ने अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बदलाव किया और अनुच्छेद 51 ए के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जो माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का उत्तरदायित्व जो है देता है, ठीक है? तो इस संविधान संशोधन से 2 बातें याद रखना है, एक जो है शिक्षा का अधिकार, ठीक है? या शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, दूसरा है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 11वां, ठीक है? 2 चीज़ याद रखेंगे। इस संवैधानिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है? आरटीई 2009 पारित किया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। तो आरटीई आप जानते हैं, ठीक है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है? शिक्षा का अधिकार। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2009 में इसको पारित किया गया था 1 अप्रैल, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, 1 अप्रैल 2010 को जो है पूरे देश में लागू किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार बनता है, तो एकदम इसको रट लेना है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों में कौन-सा शामिल नहीं है? मध्यस्थतों एवं जमींदारों का उन्मूलन, काश्तकारी व्यवस्था के में सुधार, कृषि का पुनर्गठन, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है? तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कृषि ढांचों में संस्थागत परिवर्तन लाना था। किसान क्रेडिट कार्ड भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ये जो है हिस्सा नहीं है, ये तीनों तो हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड यह एक कृषि ऋण योजना है, जिसे 1998 में जो है किसानों को खेती और अन्य ज़रूरतों के लिए समय और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। यह वित्तीय सहायता से संबंधित है, न कि भूमि के स्वामित्व या वितरण के सुधारों से। इसको भी ध्यान रखिएगा। कब चालू किया गया था केसीसी, है ना? किसान क्रेडिट कार्ड, तो 1998, ये इसे याद रखिएगा। सही जोड़ी में मिलाने को भी पूछा जाता है।
भूमि सुधार के मुख्य घटक कौन-कौन से थे? मध्यस्थतों एवं जमींदारों का उन्मूलन, ठीक है। दूसरा है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, तीसरा है कृषि का पुनर्गठन और चौथा है भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण। तो मध्यस्थ एवं जमींदारों का उन्मूलन में बात करें तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों का सरकार से सीधा संबंध स्थापित करना। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का मतलब है लगान का नियमन, पट्टे की सुरक्षा और काश्तकारों को मालिकाना हक देना। कृषि का पुनर्गठन का मतलब है इसमें जोतों की चकबंदी और सहकारी खेती शामिल है ताकि खेती को आधुनिक अधिक कुशल जो है बनाया जा सके। भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण मतलब एक व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम भूमि की सीमा तय करना और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों को बाँटना, इसके तहत जो है दिया गया था। ध्यान रखिएगा तो ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है? 3 यहाँ तो दिया हुआ है। एक और याद रखिएगा भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ठीक है? क्योंकि कूट वाले प्रश्न में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह प्रार्थना कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य। तो जानते हैं इसको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। तो इसको कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से जो है लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? तो अस्तो माँ सद्गमय का मतलब है मुझे असत्य अज्ञान से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब है मुझे अंधकार अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतगमय का मतलब है मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ठीक है? इसे पावमान मंत्र भी कहा जाता है, याद रखिए कौन-सा मंत्र कहा जाता है? पावमान मंत्र भी कहा जाता है। ठीक है? जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आत्म साक्षात्कार के लिए एक सार्वभौमिक जो है प्रार्थना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसको पावमान ग्रंथ के नाम से ये मंत्र के नाम से ग्रंथ बोलता हूँ। पावमान मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, लोकगीत किस परंपरा से संचारित होते हैं? लिखित परंपरा से, संस्कृत ग्रंथों से, मौखिक परंपरा से, शास्त्रीय परंपरा से। आप जानते हैं लोकगीत गा-गा कर लोगों को सुना-सुना कर जो है उसको उसका संचार किया जाता है, तो किससे आएगा? मौखिक परंपरा से, ठीक है? किससे आएगा ये? मौखिक परंपरा से। लोकगीत जो है मौखिक परंपरा ओरल ट्रेडिशन से संचारित होते हैं। हस्तांतरण का माध्यम लोकगीत मुख्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर और सुनकर श्रुति परंपरा से पहुँचते हैं। इसके लिए किसी लिखित या शास्त्रीय प्रशिक्षण की अनिवार्यता की आवश्यकता नहीं होती है। सामुदायिक जुड़ाव एक गीत किसी विशेष समुदाय, क्षेत्र की संस्कृति, भावनाओं और दैनिक जीवन के अनुभवों को सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। लचीलापन मौखिक रूप से प्रसारित होने के कारण समय और स्थान के अनुसार इनकी लय और शब्दों में थोड़े बदलाव आते रहते हैं, जिससे ये हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। शास्त्रीय संगीत से अंतर है, जहाँ शास्त्रीय संगीत कड़े नियमों और व्याकरण पर आधारित होता है, वहीं लोकगीत अपनी सहजता और स्वाभाविकता के लिए जो है जाने जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये कुछ उसके गुण हो सकते हैं, गुण के रूप में आप ध्यान रखिएगा। तो क्या-क्या है? इसका हस्तांतरण का माध्यम है, ठीक है? सामुदायिक जुड़ाव है, लचीलापन है, शास्त्रीय संगीत में अंतर आपको देखने को मिलेगा। दोनों में क्या अंतर है लोकगीत और सांस शास्त्रीय संगीत में? तो आप इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है? पौधों में जाइलम किसके लिए ज़िम्मेदार होता है? जाइलम से याद रखिएगा जल, जाइलम से क्या याद रखेंगे? जल। तो ये हो जाएगा जल का परिवहन, क्या हो जाएगा? जल का परिवहन। तो पौधों में जाइलम जल का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कार्य क्या होता है? तो जाइलम एक संवहनी ऊतक है ना, वैस्कुलर टिश्यूज है जिसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और घुले हुए खनिजों को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना है। याद रखिए किसको? जल और उसमें घुले हुए जो खनिज है उसको पौधों के ऊपरी हिस्सों तक जैसे तनों और पत्तियों तक पहुंचाना होता है जाइलम का काम। परिवहन की दिशा तो जाइलम में प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है। क्या होता है? एक दिशी, ऐसे ऊपर की ओर पहुंचाते हैं ना, एक दिशी। एक दिशी यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि केवल नीचे जड़ से ऊपर की ओर, इस प्रकार से, ठीक है? जड़ से ऊपर की ओर, ठीक? ऐसे पौधे ऐसे तो ऐसे तो ऊपर की ओर, ठीक है? उसके बाद अतिरिक्त भूमिका क्या है? तो यह पौधों को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है और लकड़ी का मुख्य हिस्सा भी बनाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम से अंतर है थोड़ा-सा इसका। जाइलम जहाँ जल का संवहन करता है, वहीं फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन शर्करा को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। मतलब भोजन पहुँचाने का अन्य भागों तक काम कौन करता है?
फ्लोएम करता है, ठीक है? पत्तियों में जो भोजन बने होते हैं उसको अन्य भाजों तक पहुँचाने का काम करता है ना? चलिए, कुछ अंतर जानते हैं जाइलम और फ्लोएम में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो जाइलम, फ्लोएम को यहीं आप याद कर लीजिए। तो कोशिकाओं की प्रकृति की बात करते हैं तो जाइलम अधिकांश कोशिका मृत होती है जाइलम में, और है ना जीवित, देखो जाइलम है ना जीवन, तो जीवन से यहाँ मृत्यु याद रखेंगे। तो जाइलम अधिकांश कोशिकाएँ मृत होती हैं, अधिकांश कोशिकाएँ इसमें जीवित होती है फ्लोएम में। कोशिका भित्ति की बात करें तो जाइलम में भित्ति मोटी होती है और लिग्निन की बनी होती है। इसमें जो है भित्ति जो है पतली होती है और सेल्यूलोज़ की बनी होती है। मुख्य घटक की बात करें तो इसमें ट्रैकीयार्ड वाहिकाएँ, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा शामिल हैं। इसमें चांदनी नलिकाएँ, सहचर कोशिकाएँ, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फाइबर जो है शामिल है, ठीक है? नलिका संरचना की बात करते हैं तो यह एक खोखली नलिका जैसी होती है जिसमें अनुप्रस्थ दीवारें नहीं होती है। इसमें छिद्रित होती है, अनुप्रस्थ दीवारें होती है, चालनी प्लेट कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? चालनी प्लेट, ठीक है? इसमें दीवारें नहीं होती है, इसमें चालनी प्लेट दीवारें होती है, ध्यान रखिएगा। परिवहन की दिशा की बात करें तो केवल एक दिशीय होती है, नीचे से ऊपर की ओर। भोजन का प्रवाह द्विदिशा होता है, ठीक है? बाइडायरेक्शनल होता है, ऊपर-नीचे दोनों तरफ होता है, ठीक है? स्थिति की बात करें, यह संवहनी बंडल के केंद्र में स्थित होती है, यह संवहनी बंडल के बाहरी हिस्से में जो है स्थित होती है। केंद्र में होती है, बाहरी हिस्से, ठीक है? तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो जाइलम और फ्लोएम यहीं हम जो है समाप्त कर दिए। तो कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित भारतीय सेना के ऑपरेशनों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, प्रारंभ से नवीनता तक। मतलब कौन सा ऑपरेशन कब-कब हुआ, उसको हमको क्रम से जमाना है, ठीक है? शुरुआत से लेके अभी वर्तमान समय तक कौन क्या-क्या हुआ उसको, ठीक है? मतलब बढ़ते हुए समय के साथ। तो ऑपरेशन विजय हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है? 1999 में कारगिल सेक्टर से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया था, तो 1999 में हुआ था ऑपरेशन विजय या कारगिल युद्ध के समय, ठीक है? ऑपरेशन पराक्रम 2001-2 में हुआ था, भारत-पाकिस्तान की सीमा पर सेना की बड़ी लामबंदी की गई थी। 2001-2 में ऑपरेशन पराक्रम। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में नियंत्रण रेखा एलओसी के पार आतंकी शिविरों पर हमला किया गया था। 2016 में ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में की गई एक बड़ी सैन्य कार्रवाई थी, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है? तो 4 ऑपरेशन याद रखेंगे, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। 1999, 2001 और से 2002, 2016 और 2025 इसको तो एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कम से कम ये चीज़ याद रहेगा। तो आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन भी इसको बना सकते हैं अगर 1-2 याद है तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितने महीनों में कम से कम एक बार आयोजित होनी चाहिए? तो हर 3 महीने में कम से कम एक बार जो है आयोजित होनी, साल भर में 6 बैठक ऐसे बताया गया है, ठीक है? लेकिन 4 का तिथि आपको बताई गई है, 2 जो है आपको केवल माह के बारे में जानकारी दे दिया जाता है, तो हर 3 महीने में एक बार जो है होना चाहिए, ठीक है? तो पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने में कम से कम एक बार आयोजित होनी चाहिए। अनिवार्य बैठक अधिनियम के अनुसार 1 वर्ष में कम से कम 4 बैठक होना अनिवार्य है। 4 बैठक जो होना अनिवार्य है। निश्चित तिथियाँ हैं तो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार ये बैठक सामान्यतः 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित की जाती है। अतिरिक्त बैठक तो राज्य सरकार की विशेष आवश्यकता अनुसार जून और नवंबर के महीनों में भी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। इससे वर्ष में कुल 6 बैठकें हो सकती है, ठीक है? उत्तरदायित्व तो किनका उत्तरदायित्व है? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व या मुख्य ज़िम्मेदारी जो है सरपंच की होती है, ठीक है? यदि सरपंच लगातार 3 बैठकों में कोरम की पूर्ति नहीं कर पाता, है ना? विफल रहता है तो उसे पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। विशेष बैठक यदि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित में अनुरोध करें, तो 30 दिवस के भीतर जो है विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य है, ठीक है? वैसे पंचायती राज आपको पूरा यूट्यूब में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? इसका ई-बुक भी मेरे ऐप में डला हुआ है, तो उसको भी परचेज़ करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है? सब चीज़ को, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है? तो हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं सीजी व्यापम, आप डाउनलोड कर सकते हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट, ठीक है? ये लिखा हुआ है यहाँ, सीजी व्यापम एस्पिरेंट इस नाम से आप गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को उनकी प्रारंभिक तिथि के अनुसार सही क्रम में जो है व्यवस्थित करें, ठीक है? कौन-सा योजना कब प्रारंभ हुआ था, उसकी तिथि के बढ़ते क्रम में हमको जमाना है, ठीक है? मुद्रा योजना आपको 8 अप्रैल 2015,
प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, ये योजना जो है शहरों के लिए 25 जून 2015। देखो, तो 8 अप्रैल 2015, 25 जून 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। देखो, योजना कितना पुराना है पूछा भी गया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट पूछा गया था 2025 के दिसंबर के किसी पेपर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मतलब पुराना जितना भी योजना है उसको भी एकदम रट के रखना है, ठीक है। तो मुद्रा योजना याद रखेंगे 8 अप्रैल 2015 को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 25 जून 2015 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को, और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। मुद्रा योजना क्या है, तो छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए, पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफ़ायती पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए है, पीएम कौशल विकास योजना युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए है, स्टार्टअप इंडिया जो है देश में नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, स्टैंड अप इंडिया जो है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और महिला उद्यमों को बैंक ऋण की सुविधा देने के लिए, ठीक है। ये कुछ योजना है। तो ये तिथि कम से कम आपको याद होना चाहिए, जो बहुत काम का है ना? आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो कम से देखो कितना पुराना योजना है, सब सब पूछा जा रहा है। तो ऐसे योजना को भी याद रखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये कब पता चलेगा आपको? जब आप जो पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे या पीवाईक्यू को देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है? अगर आप सोचते हैं कि ये सब नहीं आता और छोड़ देंगे तो आप जो है इसमें फँस सकते हैं। तो इसको भी आप याद रखें, कब एटलीस्ट कम से कम जिस योजना को मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम उसको तो याद रख लीजिए। बाकी को आप याद करें चाहे मत करें, क्योंकि यहाँ से आपको जो है एक एलिमिनेट करते बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है? तो आप जानते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित है ना, इसमें क्यों है उपराष्ट्रपति की बात किया गया तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसमें जो राज्यसभा, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति बनते हैं, तो उसमें राज्यसभा का निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के बाद इसमें राज्य के सभी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, वे केवल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यह कथन अधूरा है, ठीक है, ये वाला जो कथन है अधूरा है, क्योंकि मनोनीत सदस्य भी जो है मतदान करते हैं, ठीक है, इस अनुसार से जे और के जो है सही है, जे और के जो है सही है, तो ए जो है इसमें सही होगा। अब हम बात करते हैं संविधान का अनुच्छेद 66। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। मतदान पद्धति जो है यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है। कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच अंतर को जानते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कोई प्रश्न बनता है, इसलिए यहीं आप जो है चीज़ों को याद कर लें। राष्ट्रपति इसके चुनाव में संसद, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी सहित भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होता, मतलब मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो वोट नहीं देते, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद और हर विधायक के वोट का मूल्य अलग-अलग होता है, जो उस विशेष राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है। बट उपराष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य सांसद के वोट का मूल्य जो है एक समान होता है, जो कि 1 होता है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति
पद के उम्मीदवार के पास लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? तो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है उसको एटलीस्ट लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? राष्ट्रपति का चुनाव पूरे राष्ट्र और राज्यों के सामूहिक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है क्योंकि वह राष्ट्र का प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए उनके चुनाव में केवल संसद सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक कुछ अंतर है, जो बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है एकदम, ठीक है, चुनाव के लिए। दोनों का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है। दोनों के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। याद रखिए, किसके द्वारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, महानदी की सहायक नदी है, तो आप जानते हैं महानदी की सहायक नदी मान नदी है, हसदेव नदी है, शिवनाथ नदी। कोटरी नहीं है, कोटरी इंद्रावती में आती है ना? गोदावरी बेसिन आप जानते हैं, ठीक। तो मान नदी, हसदेव नदी और शिवनाथ नदी, है ना? इसको याद भी रख सकते हैं, हसदेव हंसकर केला दो माई ऐसा करके, हसदेव नदी, मान नदी, केलो नदी, ठीक है? तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बोरई नदी, ठीक है? बहुत सारा इसमें नदियाँ हैं, तो को भी आप देख सकते हैं, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। तो मेरा काम है यहाँ केवल रिवीजन कराना। तो महानदी की सहायक नदी है मान, हसदेव और शिवनाथ नदी, ठीक है? तो आप जानते हैं चंद्रपुर में माला, चंद्रपुर में माला, ऐसे याद रख सकते हैं में माला, मतलब चंद्रपुर में जो है मान नदी, है ना? महानदी और लात नदी तीनों मिलता है, ठीक है? राजिम में पैसा, ऐसा करके याद रख सकते हैं, राजिम में पैसा मतलब राजिम में जो है महानदी, ठीक है? पैरी नदी और सोंढू नदी, ठीक है? राजिम में पैसा, चंद्रपुर में माला, तो में से यहाँ से याद रखना महानदी, मान नदी, लात नदी। राजिम में पैसा मतलब महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी, ठीक है? इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो कुछ बातें और इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो हीराकुंड बाँध महानदी के ऊपर बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बाँध की जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर, ठीक है? कितना है? 4.8 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये उड़ीसा में बना हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। विश्व रिकॉर्ड, ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बाँध है ना? याद रखिए, मिट्टी का बाँध है अर्थात डैम है, जिसकी कुल लंबाई जो है डाइक सहित जो है 25.8 किलोमीटर है, ठीक है? टोटल कितने? 25.8 किलोमीटर, ठीक है? केवल बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर, ठीक है? डाइक सहित अगर बात करें तो 25.8 किलोमीटर है। उद्देश्य क्या है? इसे मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन, मतलब कितना? 360 लगभग यार मेगावाट के बनाया गया है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक थी, जिसका उद्घाटन जो है 1957 में हुआ था, ठीक है? महानदी पर वर्तमान में ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये जो है एक वेबसाइट वाटर डिपार्टमेंट्स ऐसा कुछ वेबसाइट है, मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है? वहाँ से अभी जो वर्तमान डाटा है उसके अनुसार बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल महानदी पर वर्तमान में जो है 253 बाँध है, 14 बैराज है और 13 एनीकट बने हुए हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक? तो ये कुछ बातें जिसको आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगरिया जनजाति की किसकी पूजा करते हैं? तो आप जानते हैं अगरिया जनजाति का काम है लोहे गलाना, ठीक है? ये जो है जो है लोहे को गलाने का काम करते हैं, लोहासुर इनका देवता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जो धधकती भट्टी होती है, उसपे लोहासुर का निवास माना जाता है, ये बातें बहुत पढ़ाया हूँ जनजाति में, आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अगरिया जनजाति से संबंधित कुछ बातें हम ध्यान रखते हैं, तो इनका मुख्य व्यवसाय है लोहा गलाना, लौह प्रगलन आयरन जो है स्मेल्टिंग इनका जो है मुख्य काम है। पारंपरिक पेशा की बात करें तो इनका मुख्य और पारंपरिक कार्य लोहे को पिघलाना और उससे औजार बनाना है। ये जो है पत्थरों लौह अयस्कों से लोहा निकालने की प्राचीन तकनीक के ज्ञाता माने जाते हैं। विशेषज्ञता, इस जनजाति द्वारा तैयार किए गए लोहे की यह विशेषता होती है कि इसमें जंग नहीं लगता। ऐतिहासिक रूप से इनके लोहे की प्रसिद्धि रोम और जो है पर्सिया तक थी, याद रखिए कहाँ तक थी? रोम और पर्सिया तक थी, ठीक है? टाटा स्टील से संबंध, इनका जो है टाटा स्टील से जो है संबंध माना जाता है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? तो टाटा स्टील से इनका संबंध माना जाता है, कहा जाता है कि 1904 में उद्योगपति दोराबजी टाटा को उच्च गुणवत्ता वाले लोहे के स्रोतों तक पहुँचने में अगरिया
आदिवासियों ने ही रास्ता दिखाया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। धार्मिक और विश्वास और देवता की बात करें, तो धार्मिक विश्वास और इनके देवता है लोहासुर, ठीक है। ये इनके प्रमुख और आराध्य देवता है, जिनके बारे में मान्यता है कि वे धरती भट्टी में क्या करते हैं, निवास करते हैं। पूजा पद्धति, ये अपनी धौकनी और लोहे के औजारों की पूजा करते हैं। इनके अन्य प्रमुख देवताओं की बात करें तो दूल्हा देव, बूढ़ा देव आप जानते हैं, ठीक है। उत्पत्ति की कथा के बारे में बात करते हैं, तो अगरिया स्वयं को आग का वंशज मानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार इनकी उत्पत्ति अग्नि की लपटों से हुई है, ठीक है। कुछ बातें और हैं। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो निवास जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से ये कवर्धा, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में पाए जाते हैं। बोली की बात करें तो अगरिया भाषा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी ये बोलते हैं। विवाह और रस्में, तो इन जनजातियों में वधू मूल्य की परंपरा है। चचेरे ममेरे भाई-बहनों से विवाह और विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त है। उपनाम की बात करें तो गुजरात में भी अगरिया नाम का एक समूह पाया जाता है, लेकिन वे नमक बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो लोहे से संबंधित है, ऐसा स्पष्ट नहीं है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगर गुजरात में भी अगरिया जनजाति पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगरिया नाम का एक समूह मिलता है। और उसके बाद वर्तमान स्थिति की बात करें तो आर्थिक चुनौतियाँ, तो आधुनिक कारखानों और सस्ते मशीन होने लोहे के एक मिनट आधुनिक कारखाने और सस्ते मशीनी लोहे के आने की से इनका जो पारंपरिक व्यवसाय संकट में है। अब ये मुख्य रूप से खेती और मजदूरी पर निर्भर हो रहे हैं। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या लगभग जो है 67,196 है, ठीक है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत यहाँ होता है सरपंच और सरपंच, उप-सरपंच, पंच, सरपंच, उप-सरपंच, ठीक है, उप-सरपंच और पंच। जनपद में जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो है सदस्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको क्रम से जमाना है, तो आप जमा सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ग्राम पंचायत आएगा, एल आएगा, ठीक है, उसके बाद जनपद पंचायत के आएगा, फिर जो है एम आएगा। इस प्रकार से आप जो है जमा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा, यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिल रही होगी, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जी बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये सीरीज़, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ आप शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम तक जुड़ पाएँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।